विज्ञान के संघ अध्यक्ष भी हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सह मुख्य अतिथि देश के जाने माने समाजशास्त्री और हम सबों के प्रेरणा स्रोत, जिन्हें हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन से ही पढ़ते आ रहे हैं, विभिन्न अखबारों में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, और इनकी किताबों को पढ़ते हुए देश के सैकड़ों हजारों लोगों ने समाजवाद को जाना है, समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को जाना है, और आपने इतनी सहजतापूर्वक हमारे लिए समय उपलब्ध करवाया। प्रोफेसर आनंद कुमार सर, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, और हमारे अभिभावक एवं देश की जानी मानी पत्रिका सब लोग एवं संवेद के आदरणीय संपादक श्री किशन कालजई सर, जिन्हें हम पहले सूचना भी नहीं दे पाए थे, इसके बावजूद आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज के इस कार्यक्रम के संचालन एवं विषय प्रवेश की जिम्मेवारी को स्वीकार किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे बीच हमारे बड़े भाई की तरह, अभिभावक की तरह, और जब से मैं 2017 से मैंने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में योगदान दिया है, तभी से हर एक मौके पर मुझे मार्गदर्शन देने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले आदरणीय दीपक भैया, और जो भी हमसे बड़े लोग, उम्र में जो भी हमसे बड़े लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सबों को सादर प्रणाम करता हूं। जो भी हमसे उनमें छोटे हैं, मैं उन सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मनीषी भूपेंद्र नारायण मंडल जी, जिनके नाम पर हमारा यह विश्वविद्यालय स्थापित है और जिन्होंने हमारे ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की स्थापना में भी महती भूमिका निभाई है, मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। और आगे का पूरा कार्यक्रम हमारे किशन कालजई सर संचालित करेंगे और कार्यक्रम का विषय प्रवेश भी कराएंगे, लेकिन उनके पहले मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय विधिवत हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें और संक्षेप में आदरणीय भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में भी सबों को जानकारी दें। प्रधानाचार्य महोदय के बाद पूरा कार्यक्रम हम लोग किशन कालजई सर के संचालन में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं। हेलो सुधांशु जी। जी सर। जी सर। आवाज जा रही है ना? जी 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 जी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक एवं जननेता मनीषी भूपेंद्र नारायण मंडल जी को उनके जन्म दिवस पर सादर नमन करते हुए इस व्याख्यान माला में उपस्थित आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक एवं जननेता भूपेंद्र नारायण मंडल का जन्म रानीपट्टी मधेपुरा बिहार के जमींदार परिवार में 1 फरवरी 1904 को हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मधेपुरा में हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर आपने 1921 ईस्वी में विद्यालय बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। इस कारण आपको उच्च विद्यालय मधेपुरा से निष्कासित कर दिया गया। आगे आपने भागलपुर के टीएनजे कॉलेज, संप्रति टीएनबी कॉलेज भागलपुर से इंटरमीडिएट आर्ट्स एवं स्नातक आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने पटना विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री ली। आप 1930 ईस्वी से एक अधिवक्ता के रूप में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सक्रिय हुए। आपने 13 अगस्त 1942 को मधेपुरा स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग को सील करके और फिर उस पर तिरंगा फहराकर विशाल जन समुदाय का नेतृत्व प्रदान किया। आप 1947 से 1948 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आपने 1953 में महामना कीर्ति नारायण मंडल के साथ मिलकर टीपी कॉलेज मधेपुरा की स्थापना में महती भूमिका निभाई। आप 1953 से 62 तक इस महाविद्यालय के सचिव और 1962 से 1971 तक अध्यक्ष रहे। आप 1952 में
मधेपुरा विधानसभा में से सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन पार्टी संगठन के अभाव में आप विजय श्री से वंचित हो गए। आप 1957 से 62 तक बिहार विधानसभा के सोशलिस्ट पार्टी के एकमात्र सदस्य रहे। आप 1962 से 1964 तक मधेपुरा लोकसभा के सदस्य रहे। 1962 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से सफलता मिली, लेकिन न्यायालय में तथ्य को गलत ढंग से रखकर चुनाव को अवैध करार दे दिया गया। परिणामतः 1964 में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में उनको पराजय का सामना करना पड़ा। आप अप्रैल 1966 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और पुनः 1972 में बड़े ही सम्मान के साथ इन्हें राज्यसभा के लिए चयनित किया गया। आपको प्रतंत्र भारत में 2 बार और 2 स्वतंत्र भारत में 4 बार येल यात्रा करनी पड़ी। आपने बर्लिन, वियना, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और रोम की विदेश यात्रा की। सांसद रहते हुए आपका 29 मई 1975 को मधेपुरा जिला अंतर्गत टेंगराहा में महापरिनिर्वाण हुआ। आज हम लोगों ने भूपेंद्र बाबू की स्मृति में समाजवादी आंदोलन की चुनौतियां तब और अब विषयक ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि इस संवाद के मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता समाजशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू नई दिल्ली के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। तदुपरांत मैं आयोजन सचिव सह दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। सबों का बिना नाम लिए स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतने अच्छे तरीके से भूपेंद्र बाबू के जीवन के बारे में हम सबों को परिचित कराया और हमारे अतिथियों का स्वागत भी किया। जैसा कि मैंने पूर्व में भी अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे अभिभावक, जिनका मुझे छात्र जीवन से ही हमेशा मार्गदर्शन एवं संरक्षण मिलता रहा है, और विशेष रूप से मेरी जो लेखन यात्रा है उसे सजाने संवारने में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, हमारे शहर के अत्यंत ही सम्मानित व्यक्तित्व और देश की जानी मानी पत्रिका सब लोग एवं संवेद के संपादक आदरणीय किशन कालजई जी हमारे बीच मौजूद हैं। और हमने पूर्व में आपको सूचना भी नहीं दिया था, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हम लोग यह कार्यक्रम तय कर पाए, और आज सुबह मैंने आपको आमंत्रण दिया। इसके बावजूद आपने सहज रूप से हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। यह मेरे प्रति जो आपका स्नेह है उसे प्रदर्शित तो करता ही है, साथ ही साथ समाजवाद और विमर्श संवाद के प्रति जो आपकी एक प्रतिबद्धता है उसे भी दर्शाता है सर। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आगे का पूरा कार्यक्रम आप अपने संचालकत्व में संचालित करें, और साथ ही साथ आज आप हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय सह मुख्य वक्ता महोदय का विस्तार से परिचय भी देने का कष्ट करेंगे, और इस विषय प्रवेश के रूप में इस विषय पर भी अपनी बात रखकर हम लोगों को अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय किशन कालजई सर, बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार। इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि आनंद कुमार जी और ऑनलाइन जुड़े सभी मित्र और जो जहां से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, सबको नमस्कार। मेरे लिए भी यह हर्ष का विषय है कि इस प्रासंगिक विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी से मुझे जुड़ने का अवसर मिल रहा है।
समाजवाद का ये शब्द ऐसा है, जब कभी किसी, चाहे वो जन आंदोलन की बात हो, अधिकार की बात हो, विषमता की बात हो, तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह शब्द हमारे बीच आते रहता है। भारतीय राजनीति का यह मुख्य आधार रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक यह कभी यह राजनीति किनारे रही, कभी हाशिए पर रही, कभी बीच में रही, लेकिन यह राजनीति का एक अनिवार्य अध्याय के रूप में हमेशा हम लोगों के साथ ये रहा है। यद्यपि भारतीय समाजवाद का आरंभिक आधार यूरोपीय समाजवादी विचारों, खासकर मार्क्सवाद और लेनिनवाद से रहा, लेकिन आज़ादी के बाद जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने भी अपनी नीतियों में इसे सम्मिलित किया। लेकिन कांग्रेस के साथ होते भी एक धड़ा अलग रही समाजवादी की, जिन्होंने कांग्रेस से थोड़ा अलग होके अलग पार्टी बनाई, और 1920 के आसपास राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव अंबेडकर जैसे विचारकों ने इस चिंतन को भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया। और इस धारा की सबसे बड़ी लड़ाई आप कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो एक तरह से इसको इस राजनीति पर मोहर लग गई, और ये या तो आप इसके विरोध में या इसके समर्थन में इसकी उपेक्षा लगभग असंभव हो गई। उसके बाद भी कई जनता पार्टी टूटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जदयू, जिसमें समाजवादी विचारधारा का तत्व रहा, लेकिन सत्ता की राजनीति के दबाव के कारण जातीय संकीर्णता का दबाव इन पार्टियों पर रहा। लेकिन फिर भी सरकारी नीतियों में भी समाजवादी विचारों का कई बार देखते हैं कि उसका प्रभाव दिखता है। कई जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम हैं, या स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके। लेकिन 91 के बाद जिस नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद जिस तरह से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, तो उसके बाद यह विचार थोड़ा थोड़ा धूमिल होने लगा, और पूंजी के साथ, मतलब कारपोरेट और राजनीति का जो संगम हुआ, उसने इसका ज्यादा नुकसान किया। इसलिए जब हम चुनौती की बात करते हैं, तो यह चुनौती अब जब टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, तो और कारपोरेट की निर्ममता भी चरम पर है, तो यह ज्यादा कठिन हो गया है। तो यह जो अंधेरा है, इस अंधेरे में मुझे लगता है कि आनंद प्रकाश जैसे लोग, जो स्वयं एक समाजवादी परिवार से रहे हैं, उनके नाना विश्वनाथ शर्मा और उनके उनके दादा विश्वनाथ शर्मा और नाना श्री राजवंशी राय, ये दोनों आचार्य नरेंद्र देव से जुड़े रहे थे। इसलिए यह कारण नहीं कि उनके परिवार में उनके चाचा, उनके मामा, सबके साथ एक तरह से समाजवादी धारा का प्रवाह उनके परिवार में रहा। इसलिए आनंद जी के व्यक्तित्व में, चाहे जब वो छात्र जीवन में रहे हों, तो वो जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उसके पहले बीएचयू में जब पढ़ रहे थे, वहाँ भी वह अध्यक्ष रहे, शिक्षकों का जो संगठन था उसमें रहे, कई देश के कई प्रमुख जगहों में ये अतिथि प्रोफेसर के रूप में सक्रिय रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो अंधेरा है, उस अंधेरे को रोशनी देने का काम इनका वक्तव्य कर सकता है। प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ मेरा पिछले 30-35 वर्षों का जुड़ाव रहा है। वो सब लोग पत्रिका के संपादक मंडल में से एक रहे हैं, और मुझे यह सौभाग्य रहा है कि उनकी एक किताब गांधी, लोहिया और जयप्रकाश
और हमारा समय, ये किताब उनकी आई थी, तो इसका संपादन मैंने किया था। और इधर हाल में इमरजेंसी पर उनकी ये किताब बहुत चर्चित है। तो मुझे लगता है कि उस उम्र का जो एक 75 वर्ष का बुद्धिजीवी शिक्षक शायद ही देश में दूसरा होगा जिनका देश भर के विश्वविद्यालय के शिक्षकों, युवकों से इतना जीवंत संपर्क है। और जब भी कोई समता को लेके कोई आंदोलन, गैर बराबरी को लेके कोई आंदोलन, चाहे वो एनएपीएम का हो या कोई दूसरा आंदोलन हो, तो उसमें आनंद कुमार की सक्रियता देखी जा सकती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि अभी अपने वक्तव्य से जो समाजवादी आंदोलन की जो हम पड़ताल करेंगे तब और अब, कुछ रोशनी आएगी और इस दुर्दंके से निकलने में हमें सुविधा होगी। धन्यवाद। मैं आनंद जी से अब अनुरोध करूं कि वो अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद किशन जी, आपने जितने स्नेह और अपनत्व से मेरा परिचय कराया उससे मेरी समस्या थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो भागीदारी कर रहे लोग हैं, विद्वत समाज और युवा विद्यार्थी, उनकी आशाएं बहुत बढ़ जाएंगी। हम सब लोग एक सफ़र के मुसाफिर हैं। ये सफ़र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू हुआ और आज हम आज़ादी के 75 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसमें इस सफ़र को मुमकिन बनाने में भूपेंद्र नारायण मंडल जी जैसे कुर्बानी देने के लिए तत्पर और अपने को खाद बना करके समाज को जागरण की तरफ ले जाने के लिए प्रतिबद्ध लोगों का बड़ा योगदान रहा। ये वो लोग थे जो गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद की कद के नहीं थे, लेकिन उनके पीछे जो हजारों की भीड़ चलती थी उसको इकट्ठा करने वाले लोग थे। मुझे श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी को जानने का सौभाग्य मिला जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था 72 से 74 में। उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे और उस समय राजनारायण जी के यहाँ, मधुलिमय जी के यहाँ और भी समाजवादी नेताओं के यहाँ और कार्यक्रमों में उनकी गरिमा में उपस्थिति रहती थी। उनके व्यक्तित्व का और कई पक्ष तो था ही, सौम्यता उनका सबसे बड़ा आकर्षण था। बहुत कम बोलते थे, स्नेहिल दृष्टि से आपको देखते थे, युवाओं को प्रोत्साहित करते थे और हमेशा कोई भी बड़ी छोटी बात हो वो सुनने के लिए उपलब्ध रहते थे। इसलिए जब सुधांशु शेखर जी ने मुझसे कहा कि आज हम लोग अपराह्न में भूपेंद्र नारायण मंडल जी को याद करेंगे और उस बहाने आज के प्रसंग के लिए चर्चा भी करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि पुरखों का तर्पण करना, पुरखों का स्मरण करना अपने को शक्ति देता है। अगर हमको ये पता चले कि हमारी विरासत को बनाने वाले कौन लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनका कितना योगदान था, कितना साहस था, कितना संकल्प और समर्पण था, तो हमारा भी संकल्प, साहस और समर्पण बढ़ता है। आज हम लोग अगले 20 से 25 मिनट में समाजवादी आंदोलन की चुनौतियां तब और अब पर चर्चा करेंगे, जिससे कि कुछ समय आपके संचालन में प्रश्न उत्तर और टिप्पणी के लिए भी आ सके। भारतीय राजनीति में समाजवादी, जैसा आपने कहा, समाजवादी सपने का प्रवेश 1930 के दशक में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने से शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, इन लोगों ने उस सपने को अपने अपने तरीके से देश को परिचित कराने का काम किया था। समाजवाद का जो अर्थ था उस समय, उसमें 3 बातें जरूरी थी: स्वतंत्रता, स्वावलंबन और समता। इन तीनों को बड़ा सपना माना जाता था। वो जमाना ऐसा था नवाबों का, राजाओं महाराजाओं का, जमींदारों का, और समाजवादियों का नारा था किसानों के लिए, जो जमीन को जोते बोए वो धरती का मालिक हो। एक असंभव सपना लगता था। उसको ऐसे समझिए कि जैसे आज कोई किराएदारों को कहे कि जिस मकान में आप किराएदार हैं वो आपका अपना हो जाएगा। ऐसा भाव उस समय का समाजवादी आंदोलन जगाता था। और उस समाजवादी आंदोलन को किसान मोर्चे पर मदद करने में स्वामी सहजानंद से लेकर आचार्य नरेंद्र देव का मार्गदर्शन मिला। उसी तरह से अभी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में कुछ कल कारखाने बनने लगे थे। वहां एक श्रमजीवी वर्ग आ गया था जो पूरी तरह से अपने श्रम पर आधारित था। उनका संगठन भी शुरू हुआ और उस संगठन को बनाते समय भी ये एक सपना समाजवाद का सामने आया
और उस समय मजदूरों का संगठन बनाने में उस समय के कम्युनिस्ट लोग जो 1925-26 से संगठित होने लगे, और समाजवादियों का काफी मुकाबला भी रहता था, योगदान भी रहता था। गांधी की धारा के चल कर के अनुयायी लोग भी अपना एक अलग तरीके का श्रमिक संगठन बनाए हुए थे, जो एक मालिक और मजदूर के बीच में वर्ग संघर्ष की बजाय संवाद और सहयोग के आधार पर विकसित हो रहा था। इसी तरह से विद्यार्थियों में स्वतंत्रता को लेकर के बड़ा आकर्षण था, और समाजवादियों के बीच में कई युवा नेता थे। उसमें जयप्रकाश नारायण सबसे लोकप्रिय थे, फिर अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली का नाम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बहुत लोकप्रिय हो गया। तो भारत में समाजवाद के विकास में भारत के किसान आंदोलन का योगदान था, भारत के विद्यार्थी आंदोलन का योगदान था, भारत के मजदूर आंदोलन का योगदान था, और इसके समानांतर ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ इसका घनिष्ठ संबंध बहुत मदद करता रहा। और धीरे धीरे करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कतार में समाजवादियों की जगह बनने लगी। जब जवाहरलाल जी नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव को रखा। उन्होंने अपने विदेश विभाग का जिम्मा राम मनोहर लोहिया को सौंपा। उन्होंने अपने श्रम विभाग का जिम्मा जयप्रकाश नारायण को सौंपा। और इस तरह से धीरे धीरे करके समाजवादियों की अपनी एक अलग पहचान बनने लगी। विचारों में तेजस्विता, समर्पण में पूर्णता और संघर्ष में अगली कतार में आने की होड़, ये समाजवादियों की खूबी बन गई। इसीलिए 1942 के आंदोलन के बाद भारत में राष्ट्रीय नेताओं की कतार में कई समाजवादियों को शामिल किया गया, क्योंकि इन लोगों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में असाधारण योगदान किया था। लेकिन 1946 के बाद समाजवादियों के और कांग्रेस के अंदर के गैर समाजवादी हिस्से में एक फासला बढ़ने लगा, और धीरे धीरे करके भारत विभाजन को लेकर के समाजवादियों का उस समय के स्थापित नेतृत्व यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद आदि से मतभेद हुआ। फिर गांधी की हत्या के बाद तो जो रिश्ते थे वो और भी खराब हो गए, और तब भारतीय समाजवादियों ने, उसके सबसे बड़े हिस्से ने ये निर्णय किया कि हमको एक अलग मंच बनाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों पक्ष चाहिए, सत्ता पक्ष भी चाहिए और विरोधी दल भी चाहिए। विरोधी दल कौन होगा? उस समय जो विरोधी दल की भूमिका में थे वो दो तरह की धाराएं थी। एक तो कम्युनिस्ट धारा थी जिसने संसदीय लोकतंत्र को इनकार करते हुए तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत कर दी। वो बीटी रणदीवे की लाइन कही जाती थी। वो लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी धारा हिंदू महासभा की थी, जिसने बाद में जनसंघ बनाया। और हिंदू महासभा भारत में हिंदू राष्ट्र चाहता था और गैर हिंदुओं को भारत में कोई जगह नहीं होगी, ऐसा उसका दबाव था। और उसके चिंतक सावरकर थे और उसके संगठनकर्ता गोलवलकर थे। इस बीच में लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष का निर्माण समाजवादियों ने किया, और उसके बाद हिंद मजदूर सभा बनाई जयप्रकाश नारायण ने मजदूरों के लिए, हिंद किसान पंचायत बनाई आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया ने किसानों के लिए, समाजवादी युवक सभा बनाई नौजवानों के लिए, और धीरे धीरे करके एक समानांतर संगठन प्रक्रिया, विचार प्रक्रिया और आंदोलन प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन उस समय की जो चुनौतियां थी, जो अपनी बात के पहले आधे हिस्से की तरफ मैं आना चाहता हूं, उस समय स्वराज का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती थी। स्वराज कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा। स्वराज कैसा होगा? राष्ट्रीय एकता का होगा। स्वराज कैसा होगा? न्यायपूर्ण होगा। और उस समय जो सबसे बड़े सवाल थे वो बौद्ध धर्मिता को लेकर के थे कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह से कैसे रहेंगे। दूसरा सवाल जाति का था कि जो जाति से पीड़ित हैं, जाति की विषमता को सदियों से झेल रहे हैं, उन दलितों के साथ हम न्यायपूर्ण व्यवहार करना कब सीखेंगे? उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? स्त्रियों को समानता कैसे मिलेगी? और गांव और शहर का फासला कैसे दूर होगा? निरक्षर और अति शिक्षित के बीच एकता कैसे बनेगी? ये जो 4-5 सवाल थे, यानी धर्म भेद, जाति भेद, शिक्षा भेद, गांव शहर भेद, स्त्री पुरुष भेद, और इसी के बराबर भारतीय भाषाओं का भी सवाल था। भारत के पूरे स्मृति में भाषाओं का अपना योगदान रहा है। संस्कृत, फारसी और बाद में अंग्रेजी अभिजात वर्ग की भाषाएं थी, लेकिन आम लोगों के बीच में भाषाओं का अपना अलग विराट संसार था। उन भाषाई विविधता को लेकर के भी खतरा था कि अगर
भाषाओं को सम्मान नहीं मिला तो भारत एक नहीं रह पाएगा। फिर राज्य रजवाड़ों का भी विलय होना था। ये अधिकांश 550 राज्य रजवाड़े, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे, भारत में नहीं आना चाहते थे। वो अपना अलग सपना देख रहे थे, उनको स्वतंत्र देश की मान्यता मिले। और इस बीच में समाजवाद का दर्शन कैसे आगे बढ़े, तो उस समय की जिम्मेदारी वाई सोशलिज्म करके एक पुस्तिका लिखी जयप्रकाश नारायण ने। समाजवाद क्यों जरूरी है? समाजवाद के बिना हम देश की जो 3 बड़ी समस्याएं हैं, निर्धनता, निरक्षरता और अन्याय, इन तीनों का समाधान हम नहीं कर सकते। खाली लोकतंत्र यानी राजनीतिक समानता के आधार पर समाज का नवनिर्माण नहीं हो सकता। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक समानता पर भी ध्यान देना होगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में संविधान का समर्पण करते समय कही थी। और इस अधूरेपन को ध्यान में रखते हुए समाजवादियों ने 1948 से लगातार एक समानांतर दृष्टि दी, समानांतर समाधान दिए और जनता को जगाने वाले आंदोलन चलाए। आज तब के समाजवादी, जैसे कि भूपेंद्र नारायण मंडल एक बड़े नेता थे, तब के समाजवादियों की पहचान के 4 दायरे थे। भाषा के सवाल पर भारतीय समाजवादियों की कांग्रेस से अलग पहचान थी। वो भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। अंग्रेजी हटाओ, देशी भाषा चलाओ। भाषा नीति के समानांतर ही उनकी एक अर्थनीति थी। दाम बांधो और खेती और कारखाने के वस्तुओं के बीच में मुनाफे का एक सूत्र बनाओ, जिससे खेती और कारखाने के बीच में पैदा होने वाली चीजों का परस्पर बहुत फासला न रहे। खेती को मुनाफे का धंधा बनाओ और खेती को किसानों को सौंपो, यानी जमींदारी खत्म करो। अर्थनीति। इसी तरह से हमारी एक राजनीति भी थी। सत्ता का केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा? तो भारतीय समाजवादी चाहते थे चौखंबा राज, यानी सत्ता केंद्र के पास हो, उससे ज्यादा सत्ता राज्य के पास हो, उससे ज्यादा सत्ता जिला परिषद के पास हो, उससे ज्यादा सत्ता गांव पंचायत के पास हो। गांव सरकार और जिला सरकार की बात समाजवादियों ने उठाई। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक नवनिर्माण और इसी तरह से जाति नीति थी। समाजवादियों ने ये साफ साफ कहा कि भारतीय जाति व्यवस्था संतों और महात्माओं के उपदेश से अगर जानी होती तो कबीर के उपदेश से चली जाती, रैदास के उपदेश से चली जाती, दयानंद के कार्यों से चली जाती, गांधी के प्रयास से चली जाती। लेकिन नहीं, ये संत महात्माओं के मार्गदर्शन से नहीं जाएगी। इसके लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नवनिर्माण की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो वंचित समाज है उसके लिए विशेष अवसर की व्यवस्था करनी होगी, जिसको आज हम आरक्षण की नीति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 जगह हैं सरकारी नौकरी में, शिक्षा में, विधायिका में, तो उसमें से 60 जगहें वंचितों को दी जाए। वंचितों में महिलाएं हैं, दलित हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यकों के वंचित हैं, आदिवासी हैं। तो उनका नारा बना, जो बाद में लोहिया की अगुवाई में, भूपेंद्र नारायण मंडल की अगुवाई में जो धारा बनी, इसको कहा गया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। आज भी पुराने समाजवादियों को नारा याद है, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ, रामानंद तिवारी के साथ, मनीराम बागड़ी के साथ, राम मनोहर लोहिया के साथ, राजनारायण मधुलिमय और मामा बालेश्वर दयाल के साथ इस राजनीति को किया था। तो ये जो राजनीति का पिछला दौर था, उसमें नव निर्माण के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन 3 मोर्चों पर कांग्रेस को और सरकार को एक वैकल्पिक रास्ता दिखाने का काम समाजवादी कर रहे थे। जाति का समाधान करना है तो उसके लिए विशेष अवसर की व्यवस्था करो, पिछड़ों को विशेष अवसर दो, महिलाओं को विशेष अवसर दो। आर्थिक नव निर्माण करना है तो खेती को मुनाफे का धंधा बनाओ, जमींदारी खत्म करो और कारखानों को निजी हाथों में कम से कम जाने दो। राजनीतिक नव निर्माण करना है तो गांव और जिले को ताकत दो, राज्य और केंद्र पर ज्यादा भरोसा मत करो। चौखंबा राज्य, जो गांधी जी ने कहा, विकेंद्रीकरण या ग्राम स्वराज। इसी के बाद 1962 से आगे समाजवादियों ने भारत की रक्षा के सवाल को भी ध्यान में रखा और हिमालय बचाओ का आंदोलन चलाया, क्योंकि चीन ने हिमालय पर हमला किया और लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में कर ली।
और उसके बाद जो भारत का आत्मविश्वास हिला तो आज तक वापस नहीं आ पाया है। और उस समय भारतीय समाजवादियों ने भारत की रक्षा को भी अपने राजनीति का एक आधार बनाया। तो जिस तरह से 4 नीतियों के दायरे थे तब, और उससे जुड़े कार्यक्रम थे, आंदोलन थे और प्रयास थे। क्या थे वो 4 दायरे? जाति नीति, भाषा नीति, दाम नीति और रक्षा नीति। इसके बाद जैसा आपने कहा कि जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ, उसमें तमाम समाजवादी अपने तमाम स्मृतियों के साथ पूरी ताकत से कूदे और इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी में और लोग तो माफी मांग के छूटने, लेकिन समाजवादी टिके रहे या कर्पूरी ठाकुर की तरह से अंडरग्राउंड रहे और प्रतिरोध का काम चलता रहा। जब 77 की मध्यावधि लोकसभा चुनाव का अवसर आया, उस समय कांग्रेस को जबरदस्त पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन वो समाजवादियों की सरकार नहीं थी। उसके मुख्य कर्ता धर्ता श्री मोरारजी देसाई जैसे बुजुर्ग थे जो अपनी दृष्टि से नरम किस्म का पूंजीवाद चाहते थे, कल्याणकारी राज्य चाहते थे, लेकिन समाजवाद नहीं चाहते थे। कुछ राज्यों में जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में मौका मिला समाजवादियों को, रामनरेश यादव और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ नीतियां भी चलाई, लेकिन वो प्रयोग आधा अधूरा रह गया और बिखराव आ गया। तब से आज 40 साल हो गए, 1980 से 2024, 44 साल। आज समाजवाद की क्या स्थिति है? इसमें 4 बड़े दोष हैं। आज समाजवादियों का कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं है। कभी समाजवादियों की 2 धाराएं होती थी, संसोपा और प्रसोपा। आज तो दर्जनों धाराएं हो गई हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का जमाना आ गया। राष्ट्रीय मंच बनाने की किसी की दिलचस्पी नहीं है, किसी की क्षमता भी नहीं है। तो संगठन का संकट है। दूसरा, सिद्धांत का भी संकट है। रूस के प्रयोग के विफल होने के बाद, स्विस संघ के विघटन के बाद और चीन के पूंजीवादी बाजारवादी रास्ते की तरफ मुड़ जाने के बाद आज दुनिया में संपत्ति के सामाजिकरण के आधार पर कहीं कोई व्यवस्था चलती दिखाई नहीं पड़ रही है। स्कैंडिनेविया के 4-5 छोटे देश जरूर हैं जो पूरी तरह से सामाजिक जनतंत्र की तरफ, सोशल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, इन तीनों पर राज्य की निगरानी है, बेरोजगारी नहीं है। डेनमार्क में, स्वीडन में, फिनलैंड में, वहाँ पर बीमारी को लेकर के लोग कर्जे में नहीं डूब जाते हैं और वहाँ पर बिना मकान के कोई रहता नहीं है। रोजगार की गारंटी है, आवास की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है। ये समाजवादी दिशा में यूरोप का योगदान है। लेकिन भारत में या भारत जैसे देशों में जो 200 बरस विदेशी राज के शिकार थे, इतनी पूंजी नहीं है, टेक्नोलॉजी का पिछड़ापन है, शिक्षा का पिछड़ापन है, तो हम यूरोप के रास्ते पर नहीं जा सकते। तो हम कैसे आगे बढ़ें? इसको बढ़ने के लिए वैकल्पिक कार्यक्रम चाहिए। आज समाजवादियों के पास सवाल तो नए जरूर हैं, लेकिन समाधान नए नहीं हैं। आज भी समाजवादियों का एक बड़ा हिस्सा जाति व्यवस्था के समाधान के लिए आरक्षण के आगे नहीं सोच पाता है। आरक्षण की प्रयोगशाला में पिछले 50 बरस 60 बरस से दलितों और आदिवासियों के लिए और पिछले 30 बरस से अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन उसमें भी एक क्रीमी लेयर का सवाल है। उसमें कुछ वंचित हैं और कुछ पुष्पित पल्लवित हैं। ये रोहिणी आयोग ने बताया है कि 97% अवसर पिछड़ों में से कुल 25% जातियों के हाथ में गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बताया कि आरक्षण का जो नियम दलितों के लिए लागू किया गया है उसका लाभ पाने वाली कुछ जातियां थी, लेकिन अधिकांश जातियों को दलित होने के नाते कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें वाल्मीकि, भंगी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और इसको उपवर्गीकरण करो। कर्पूरी ठाकुर ने अपने जमाने में आरक्षण को लेकर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस करके 2 वर्ग बनाया था। एक के लिए 8% आरक्षण, एक दूसरे के लिए 12% आरक्षण। ये चेतना तब थी, लेकिन अब वो चेतना नहीं है। तो हमारे पास जाति को लेकर के नया समाधान चाहिए जो समावेशी हो, समाज को स्वीकार हो और जो वंचित है उनको सचमुच अच्छी तरह से ताकत मिले, अवसर मिले।
इसी तरह से दाम नीति का सवाल है। ये भूमंडलीकरण का जमाना है, बाजारीकरण का जमाना है, और इसके परिणाम स्वरूप अरबपति तो बढ़ रहे हैं। आज से 30 साल पहले भारत में कुल 3 या 4 अरबपति थे, आज उनकी संख्या बढ़ के 170 हो गई है। ये अरबपति कैसे बढ़े? इनको राज्य का संरक्षण मिला, और दूसरी तरफ भारत में 80% लोग अभी भी बहुत ही सीमित आमदनी पर जिंदा हैं। 80 करोड़ लोगों को तो सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज दिया जाता है। 140 करोड़ लोगों में से अगर 80 करोड़ लोग यानी 2/3 लोग सरकार के दिए हुए मुफ्त अनाज पर जिंदा हैं, तो बहुत चिंताजनक अवस्था है। और ये सब पिछले 30 साल से पूंजीवाद का जो घोड़ा बेलगाम दौड़ रहा है उसका परिणाम है। ये खाली भारत में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में इस समय चिंता है। और दुनिया के सभी राष्ट्रों का जो सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ी पंचायत है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके 193 सदस्य हैं। उन सब ने मिलकर के 2015 में ये तय किया कि अगले 15 वर्ष में उनको गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, भूख, पर्यावरण संकट, हिंसा, इनका समाधान के लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बाजारीकरण और वैश्वीकरण के कारण इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो उसमें जो आर्थिक मोर्चा है वो किसानों ने पकड़ लिया है। भारत में पिछले 2 वर्ष से किसान आंदोलन चल रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी एक बड़ा जत्था किसानों का दिल्ली पंजाब के बॉर्डर पर टिका हुआ है। उनका एक बड़ा नेता आमरण अनशन पर 55 दिनों से बैठा हुआ है। सरकार भी पीछे हट गई। सरकार ने जो नियम लागू करने की कोशिश की उस पर जो विरोध हुआ, 1 साल तक आंदोलन चलता रहा, 600 से ज्यादा लोग शहीद हुए और फिर सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षित बेरोजगारी का सवाल सारे प्रदेशों में, खासतौर पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में विद्यार्थियों को पुलिस की लाठी का शिकार बनाने का एक अभ्यास बन गया है। बेरोजगारी का समाधान किए बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन इसका समाधान टिकाऊ देखना चाहिए। तो बेरोजगारी से लेके खेती में घाटा, ये हमारा आर्थिक संकट है। इसमें लघु उद्योग, मझोले उद्योगों का भविष्य भी खत्म हो रहा है। इस वैश्वीकरण से दुनिया में पूंजी का और आर्थिक गैरबराबरी का एक चक्र चला है, इसका भी विकल्प चाहिए। इसी तरह से राजनीतिक तौर पर हम और आप जानते हैं, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में जो जीतता है वो कैसे जीतता है इसके बारे में सब लोग कहते हैं कि 3 M से लोग जीतते हैं, मनी पावर, मीडिया पावर और मसल पावर। इसी कारण जो जीतने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग करोड़पति होते हैं। देश के अंदर 90% आबादी की अपनी आर्थिक स्थिति दयनीय है, लेकिन लोकसभा में 2/3 सदस्य करोड़पति हैं। हमारी लोकसभा देखते थे करोड़पति क्लब बन गए। और चुनाव जीतने के लिए अगर कई लाख रुपए न हो तो विधायक नहीं बन सकते, कई करोड़ रुपए न हो तो आप सांसद नहीं बन सकते। भूपेंद्र नारायण मंडल जी जैसे लोगों का अब आज के दौर में चुनाव जीतना असंभव हो चुका है, क्योंकि चुनाव का मतलब पैसे का खेल, और पैसा उन्हीं के पास है जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं। तो आज की जो चुनौती है उसमें दौर तो पूंजीवाद का है, समाजवाद का दौर है नहीं। इंदिरा और नेहरू का दौर भी नहीं है, जहां कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयास किया जा रहा था, और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। 4 मोर्चों पर हिंदुस्तान निहत्था खड़ा है। कोरोना के बाद से समस्याएं और गहरी हो गई। क्या है 4 मोर्चे जहां हम कोई समाधान नहीं खोज पा रहे पूंजीवाद के अंतर्गत, बाजारवाद के अंतर्गत और समाजवाद के अंतर्गत? उसका नया समाधान लाने की जरूरत है। पहला सवाल है महंगाई का। दाम नीति है ही नहीं, और बिना दाम नीति के कारखाना और खेती का फैसला दूर नहीं होगा। अगर कारखाना खेती का फैसला दूर नहीं हुआ तो शहरी अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता नहीं है, पूरे दुनिया भर में अगर आप घुमाइए तो भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो रोजगार निर्माण कर सके। पहले लोग विदेश जाना एक समाधान समझते थे, अब विदेश में भी आवागमन पर प्रतिबंध लग रहा है। अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना डोनाल्ड ट्रंप, वो इसी मुद्दे पर चुनाव जीता कि हम बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद वापस लौट रहा है, रूस में लौट रहा है, अमेरिका में लौट रहा है, चीन में लौट रहा है। और आप भूमंडलीकरण करना चाहते हैं, वैश्वीकरण करना चाहते हैं। तो पहला मोर्चा है महंगाई का। दूसरा मोर्चा है कमाई का। रोजगार विहीन अर्थव्यवस्था है।
जॉबलेस ग्रोथ खाली भारत में नहीं, सारी दुनिया में है। रोजगार उन्मुख अर्थनीति की जरूरत है। बाजारवाद उसको लाने नहीं देगा। उसके लिए वैकल्पिक सपने की जरूरत है, जिसमें कि रोजगार हमारे बुनियादी अधिकार में से एक हो जाए। मधुलिमा मैंने एक बिल रखा था, उसको रामविलास पासवान ने बाद में रखा कि 18 बरस से 2 अधिकार, मताधिकार और रोजगार। मताधिकार तो श्री राजीव गांधी के जमाने में मिल गया, रोजगार के लिए अभी तक हम सोच रहे हैं। शिक्षा का अधिकार मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के जाने के आखिरी दिनों में लागू कर दिया, लेकिन उसके बाद नई सरकार जो आई श्री नरेंद्र मोदी की, वो शिक्षा के लिए पर्याप्त पूंजी का इंतजाम नहीं कर रही है। तो जब शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा तो नई पीढ़ी, नया गुण, नया कौशल कैसे आएगा? तो दूसरा सवाल है कमाई का। इसी से जुड़ा सवाल है पढ़ाई का। हमारे हर परिवार में शिक्षा की भूख जग चुकी है, बहुत बड़ी क्रांति है। पहले लड़कियों को पढ़ाने को लेकर के लोग बहुत बहस करते थे, इनको तो घर चलाना है, इनको कोई कलेक्टरी तो करनी नहीं, पढ़ाने से क्या फायदा है। आज कोई भी परिवार अपनी बेटी को अनपढ़ नहीं रखना चाहता और कोई भी परिवार अपनी बहू को अनपढ़ नहीं चाहता। तो शिक्षा की क्रांति तो है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है। शिक्षा में व्यवसायीकरण आ गया, कोचिंग आ गया, अंग्रेजी का बंधन पहले से लगा हुआ है। एक नई तरह की जाति व्यवस्था पैदा हो गई है, जिसमें अंग्रेजी जानने वाला ध्वज है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने वाला द्विज है, और विदेश से पढ़ के लौटने वाला तो महाद्विज है, और बाकी सब शूद्र हैं, अति शूद्र हैं। उनके रोजगार का कोई अवसर नहीं बनेगा। और आखिरी सवाल है दवाई का। स्वास्थ्य की समस्या अमीर गरीब सबको घेरती है, और एक बार अगर आप बीमार हो गए, डॉक्टर के घर दरवाजे गए, तो उससे पिन छुड़ाना मुश्किल। अस्पताल का व्यवसायीकरण नई आर्थिक नीति के सबसे बड़े पापों में से है। तो ये जो 4 मोर्चे हैं, जहां पूंजीवाद के तमाम उपायों के बावजूद हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो मोर्चे हैं महंगाई, कमाई, पढ़ाई और दवाई। अब समाजवादियों के लिए चुनौती ये है कि अपने पुरखों की दी हुई रोशनी की मदद से पुराने सवालों के नए जवाब और नए सवालों के नए जवाब पैदा करें। इसको लागू कराने के लिए लोगों के मन में चेतना बनाने के लिए संगठन बनाए। आज समाजवादी पत्र पत्रिकाओं का भयंकर अभाव है। पहले लहरिया सराय से लेकर बंबई तक दर्जनों पत्रिकाएं निकलती थी। आज हम लोग 1-2 पत्रिकाओं से जुड़े हैं, जैसा भी क्या किशन जी ने, सब लोग से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, लेकिन इनका पाठक वर्ग सीमित है। हालांकि टेक्नोलॉजी नई आ गई है, हजार लोग इसको पढ़ सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा लगाए हुए, लेकिन हम उस मोर्चे पर उदासीन हैं। पहले समाजवादियों का विचार के क्षेत्र में अपना एक आकर्षण होता था। अच्छे कवि, अच्छे उपन्यासकार, अच्छे साहित्यकार समाजवादी होने में गर्व महसूस करते थे। आज समाजवादी राजनीतिज्ञों और समाजवादी चिंतकों, लेखकों में बड़ा फासला है, संवाद का संकट है। तो हमें आज की जो समाजवादी होने की चुनौती है, उसको ध्यान से जांचना पड़ेगा। एक तो चुनौती है नए समाधान की। पुराने फार्मूले अब काम नहीं कर रहे हैं। जिन फार्मूलों को लागू किया गया था, उन फार्मूलों का अब समीक्षा करने का अवसर आ गया। इतिहासकारों को समीक्षा करनी होगी, राजनीति शास्त्रियों को, समाज शास्त्रियों को, सबसे ज्यादा अर्थशास्त्रियों को। एक तो सवाल है नीति का, दूसरा सवाल है संगठन का। अगर अखिल भारतीय संगठन नहीं होगा तो आपके बनाए हुए रास्ते पर कौन चलेगा? सवाल वैश्विक हैं, समाधान प्रादेशिक आप निकालना चाहते, नहीं हो पाएगा। इसीलिए 1992 से कांग्रेस से लेके कम्युनिस्ट और भाजपा से लेके सोशलिस्ट, चाहे जो मंत्री बना, उस सब ने एक ही गाना गाया, टीना टीना टीना, यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव। कोई विकल्प ही नहीं है सिवाय बाजारवाद के आगे शरण उनके आगे समर्पण करने के। इसी के मुकाबले में किशन पटनायक जी ने छोटे छोटे लेखों की पुस्तिका बनाई थी कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के भी मोर्चे से यही आवाज आ रही है कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जरूरत है। आज की जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी
टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रही है, जो पर्यावरण का ही विनाश कर रही है। धरती को बुखार हो गया है, तो नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई अर्थनीति चाहिए, नई समाज नीति चाहिए, और इस सब के लिए नई राजनीति चाहिए। मैं ये देख रहा हूं कि समाजवादियों की जमीन बढ़ रही है, क्योंकि महिला आंदोलन बढ़ रहा है। समाजवादियों की जमीन बढ़ रही है क्योंकि जाति के खिलाफ दलितों का विद्रोह प्रखर हो रहा है। समाजवादियों की जमीन बढ़ रही है क्योंकि जो कामकाजी जमात है, श्रमजीवी समाज है, वो इस समय मजदूर आंदोलन की पराजय के कारण साधनहीन हो गया है, बिना हथियार का निहत्था खड़ा है और तरह तरह के गलत प्रबंधों को झेलने के लिए मजबूर हो गया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला ताना बाना चाहिए। किसान आंदोलन और महिला आंदोलन में बहुत दूरी है, महिला आंदोलन और दलित आंदोलन में बहुत दूरी है। अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर के जो अन्य लोग हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, और अन्य लोगों के सवाल पर अल्पसंख्यक नहीं बोलते हैं। क्षेत्रीय विषमता का सवाल लद्दाख से लेकर मणिपुर तक देश को आक्रांत कर रहा है, और देखते देखते गृह युद्ध की स्थिति आ गई, लेकिन सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। तो मित्रों, निर्भया से लेकर के और मणिपुर तक औरत न्याय की मांग कर रही है और हम उसको न्याय देने में सक्षम नहीं है। लद्दाख से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक गरीब हथियार बंद हो रहा है, उसको हम उग्रवादी कह करके बिना मुरव्वत के अपने गोली का निशाना बना रहे हैं, लेकिन इससे भारत माता की आंख में आंसू आता है। तो चाहे अतिवाद उग्रवाद हो, चाहे महिला अन्याय हो, चाहे जाति का सवाल हो, चाहे खेती का सवाल हो, विकल्पहीन दुनिया नहीं है, लेकिन पूंजीवाद के पास विकल्प नहीं है। समाजवाद विकल्प है, ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि समाजवादियों का संगठन ही नहीं है। समाजवादियों का दृष्टिकोण संसदवाद के धुंध में फंस गया है। आज ज्यादातर समाजवादियों का दबाव यही रहता है कि किसी तरह से चुनाव जीतें, किसी तरह से सत्ता संचालन से जुड़ें। ये समाजवादियों की छवि को मटमैला कर रहा है। ये भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे लोगों की विरासत नहीं, ये कर्पूरी ठाकुर की विरासत नहीं है। उन्होंने सत्ता को समाज की सेवा का माध्यम बनाया था, और समाज और सत्ता में जब चुनना पड़ा, सिद्धांत और सत्ता में जब चुनना पड़ा, तो उन्होंने सिद्धांत का रास्ता पकड़ा, सत्ता का रास्ता नहीं पकड़ा। जो सत्ता के रास्ते में गए वो इतिहास की भूल भुलैया में खो गए। जिन्होंने सिद्धांत का रास्ता पकड़ा, संघर्ष का रास्ता पकड़ा, वो लोहिया और जयप्रकाश की परंपरा के वारिस बने। तो मैं आज के संदर्भ में भूपेंद्र नारायण मंडल जी की दिखाई राह को फिर से एक नई चमक के साथ देख रहा हूं, क्योंकि इसमें जन संगठन की जरूरत है, जन संगठन के लिए चेतना की जरूरत है, जन संगठन के लिए संगठन की रणनीति की जरूरत है, और संगठित होने के लिए कुछ नए सपनों की जरूरत है। आज भारत में 3 सवालों पर राष्ट्रीय सहमति है, इसलिए समाजवाद के लिए भविष्य में आशा और संभावना है। क्या है राष्ट्रीय सहमति के दायरे? नंबर 1, स्वतंत्रता। आज भारत में बहुत मतभेद हैं, इन्हीं सवाल पर कोई मतभेद नहीं है कि हमको स्वतंत्रता को, स्वराज को और मजबूत करना है। दूसरा, लोकतंत्र। भारत में चौतरफा लोकतंत्र के लिए भूख बढ़ रही है। गांव पंचायत के स्तर पर बढ़ रही है, विधानसभा के स्तर पर बढ़ रही है, राष्ट्र के स्तर पर बढ़ रही है। तीसरा, विकास। विकास राष्ट्रीय सहमति का बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन सा ऐसा गांव है जो कहेगा कि हमको सड़क नहीं चाहिए? कौन सा ऐसा शहर है जो कहेगा कि हमारा यातायात सुधारो? कौन सा ऐसा महानगर है जो कहेगा कि हमारे यहाँ रोजगार बढ़ाओ? विकास। इन 3 के साथ चौथी बात जो लगातार समाजवादियों के कारण मोर्चे पर आ गई है, वो है न्याय की मांग। पर्यावरण न्याय मांग रहा है, स्त्री न्याय मांग रही है, वंचित वर्ग न्याय मांग रहा है, गरीब न्याय मांग रहा है, दलित न्याय मांग रहा है, आदिवासी न्याय मांग रहा है। तो मित्रों, ये जो 4 सहमति के क्षेत्र हैं, स्वराज निर्माण, लोकतंत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और न्यायपूर्ण समाज निर्माण, इन 4 राष्ट्रीय सहमति के दायरों में हमें नई नीतियों के जरिए समाजवाद की नई प्रासंगिकता सिद्ध करनी है। अब सवाल आखिरी यही होता कि अगर समाजवाद का भविष्य धूमिल है तो क्या होगा? देश नहीं टूटेगा, लेकिन देश बिखर जाएगा।
आपके पड़ोस में बांग्लादेश है, वहां लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ शुरू हुआ। आज वहां पर चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा और जो उनका मित्र देश था भारत, उसी को उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया। दुनिया के जो संपन्न राष्ट्र हैं, औद्योगिक राष्ट्र हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्होंने पहले दुनिया में वैश्वीकरण का अभियान चलाया। आज वो खुद राष्ट्रवादी बन गए हैं। वो किसी और को, चाहे वो कितना भी योग्य हो, आने नहीं देना चाहते हैं। दुनिया सिमट रही है, दीवारें ऊंची हो रही हैं। ऐसे में विश्व बंधुत्व का, वसुधैव कुटुंबकम का सपना समाजवादियों की विरासत है और उसके आधार पर हम, जो गरीबी से लड़ रहा मनुष्य है, अन्याय से लड़ रहा मनुष्य है और न्याय के लिए सपने देख रही स्त्री और पुरुष हैं, उनको अपना बना सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए हमारे पास उचित समाधान हो और उचित साधन हो। तो आज नए समाधान की जरूरत है और नए वाहन की जरूरत है। इसमें हमें भूपेंद्र नारायण मंडल जी की पीढ़ी द्वारा किया गया कीर्तिमान काम आएगा। उनके सामने तो आज से ज्यादा बड़ी चुनौतियां थी। उनके समय में जवाहरलाल नेहरू जैसा विराट राष्ट्र नायक था, उनके खिलाफ वोट मांगना बहुत मुश्किल था। चुनाव जीतने का तो सवाल ही नहीं था। इसी तरह से उस समय कांग्रेस धीरे धीरे समाजवाद की तरफ बढ़ रही थी। आज की तरह से नहीं कि ये खुलेआम कहते हैं कि हम तो बाजारवादी हैं, हम तो पूंजीवादी हैं, ऐसा नहीं था। तो तब कठिनाइयां ज्यादा थी, लेकिन अगर तब उन्होंने समाजवाद की गंगा को प्रवाहित रखा तो आज तो हम बहुत कुछ करने के लिए समाज की तरफ से ही आग्रह है, अवसर है। अब हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए। मैं यही अपनी बात रोकता हूं, जिससे कि संवाद के काम बढ़ सके और कुछ सवाल जवाब का मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और समाजवादी आंदोलन के अतीत से लेकर और अभी संभावना पर आपने विस्तार से इस पर रोशनी डाली है। और अभी हमारे सामने जो संकट है, जिस तरह की समस्याएं हैं, उस पर आपने स्पष्ट रूप से जो 4 बिंदुओं पर केंद्रित किया कि स्वराज, लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण और न्याय के लिए हमें लड़ाई लड़नी है और इन मुद्दों पर देश में लगभग एका बना हुआ है। जैसा कि आनंद जी ने भी कहा, और मुझे लगता है कि आयोजकों की तरफ से भी यह होगा कि प्रश्नोत्तर काल शुरू किया जाए। कुछ चुने हुए सवाल अगर कम समय में संभव हो, क्या सुधांशु, क्या इसकी गुंजाइश है क्या? किशन जी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी को नमस्कार। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अटल जिसपे की दार्शनिक चर्चा कल तक सिर्फ सीमित थी, वो एक कुछ सामाजिक चेतना की तरफ भी बढ़ रहा है। और ये हमारे देशों के लिए काफी शुभ सूचना है, क्योंकि हमारे दर्शन में, समाज दर्शन में एक बहुत बड़ा शून्य है। और जो आज जो परंपरागत रूप से इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जाती है, उसमें भी वो शून्यता बहुत स्पष्ट है। और ये बात जब मैं इन लोगों से कहता हूँ, हमारे बड़े बड़े दार्शनिकों से, तो ज्यादातर इसको स्वीकारने से इनकार करते हैं। खैर, आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज उस विषय को उठाया जिस विषय को उठाने से ज्यादातर समाजवादी अब कतराते हैं। मैंने कई लोगों से ये कहा कि भाई, आप पुराने समाजवादियों की जन्मशती, उनकी पुण्यतिथि, उनका सारा कुछ याद करना अतीत जारी रखते हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी स्थिति है उस पर क्या सोच रहे हैं? तो वो कोई जवाब समुचित नहीं मिलता है, और मैं समझता हूं कि कोई उसका बना बनाया जवाब है भी नहीं। लेकिन आनंद जी ने कोशिश की, तो मैं उनसे एक दो छोटे छोटे सवाल जो मेरे मन में आते हैं कि ये सोचने की क्या जरूरत नहीं है कि समाजवादियों के आंदोलन का जो वैश्विक कारण है वो अलग है, लेकिन क्या पतन का कारण क्या है,
उसकी जगह पर जो आइडियोलॉजी उभर के आई है उसकी चर्चा उनके भी वक्तव्य में आज बहुत कम दिखाई दी। तो उसके प्रति आकर्षण का कारण क्या है? क्या वजह है कि हमारा समाज, मध्य वर्ग, युवा वर्ग उसकी तरफ आकर्षित है और वो बात राजनीति उसकी हावी हो गई है? तो वो समाजवाद का सपना नहीं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। तो एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों में एक था कि वर्ग संघर्ष होगा या वर्ग सहयोग होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक एजेंसी होगी मजदूरों की, किसानों की। वो एजेंसी बहुत दूर तक बिखर गई है या अपनी अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में फंस चुकी है। जब आप कहते हैं कि एक समग्र संगठन या समग्र आंदोलन नहीं है, तो क्या इसके पीछे ये वैचारिक कहना चाहिए कि भ्रम नहीं है कि हम अकेले अकेले ही अपना भला कर लेंगे? तो मैं समझता हूं कि समाजवादी आंदोलन का ये सबसे वैचारिक और संगठनिक रूप से बहुत ही बुरा दौर है। और इसमें जब आप उम्मीद की चिंगारी जगाते हैं तो बहुत सारे लोगों को अपने अंदर कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हाँ अभी मतलब राख के नीचे कहीं चिंगारी बाकी है, लेकिन बाकी लोगों को वो छूती नहीं है, उनको वो दिखता नहीं है और वो उसको स्वीकार भी नहीं करना चाहते। तो ये जो हमारे देश के, समाज के, व्यक्ति के मानस पटल पर जो ये आवरण आ गया है, इसको कैसे भेदा जाए? धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने जो सवाल उठाया वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो जो हम पराजित समाज के लोग हमेशा अपने आत्मविश्वास को बचाए रखने के लिए दुश्मन खोजते हैं। जो सबसे कमजोर दिखाई पड़ता है उसको अपना दुश्मन मान करके अपना भरोसा बढ़ाते हैं कि हम एक दिन कामयाब होंगे। तो जो सांप्रदायिकता की राजनीति है वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है और उसको अस्मिता की राजनीति के नाम पर एक महिमा मंडित भी किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि असली सवाल अभाव का है, अन्यता का है। हमें ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा, ऐसे सपने जगाने पड़ेंगे जिसमें हमारी जो एकता है वो सामने आए और जो भिन्नता है वो एकता का परिपूरक माना जाए। ये राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने किया था। उन्होंने भाषा के भेद को, जाति के भेद को, धर्म के भेद को, प्रदेश के भेद को उसको चीरते हुए राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पर्यायवाची बना दिया था। आज समाजवादियों के लिए पराजय का संकट नहीं है, सफलता का संकट है। हमने समाज में कुछ सपने जगा दिए हैं राजनीतिक सत्ता के, और राजनीतिक सत्ता का जो संसदीय रास्ता है वो अस्मिता की राजनीति का है। पार्टी की कोई जरूरत नहीं, अपनी जाति को पकड़ लीजिए। अगर जाति के पास पर्याप्त संख्या है, आप दबंग जातियों में शामिल हैं, तो आपके चुनाव की जीत के लिए कठिनाई कम होगी। पार्टी के लिए कौन इतना लंबा रास्ता चलेगा? तो संसदीय लोकतंत्र और समाजवाद के बीच में एक अंतर्विरोध हो गया है। दूसरा सवाल समता और संपन्नता के बीच फासले का है। समता को लेकर के उतना आग्रह नहीं है जितना संपन्नता को लेकर के है। और चूंकि सामूहिक प्रयत्न असफल हो चुके हैं, मार्क्सवाद, समाजवादी पार्टियां ये सब धीरे धीरे कमजोर हुई हैं, तो लोगों के मन में सपना तो है, लेकिन उस सपने को पाने के लिए वो व्यक्तिगत समाधान चाहते हैं, सामूहिक समाधान नहीं चाहते हैं। तो समता और संपन्नता के बीच में अगर चुनना होगा तो नई पीढ़ी संपन्नता को चुनेगी, और समाजवाद को हमने प्रगति विरोधी, संपत्ति विरोधी, संपन्नता विरोधी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है। तो ये जो दोनों सवाल हैं, संसदीय लोकतंत्र के कारण अस्मिता की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है, वोट की राजनीति के कारण, और दुनिया में जो एक माहौल बनाया गया है बाजारवादी ताकतों द्वारा, उसमें समता और संपन्नता को एक दूसरे का सहयोगी न बना करके एक दूसरे का दुश्मन बताया जा रहा है। बिना समता के संपन्नता हो नहीं सकती, ये भारतीय किसान का अपना अनुभव है। जब जमींदारी खत्म हुई तभी किसानों के हाथ में क्षमता आई कि अपने खेत को जोते बोए और उसमें से मुनाफा कमाए। ऐसे ही सारी दुनिया में उपभोक्ता के नाते लोग सामूहिकता और सहकारिता को समाधान मानते हैं, और इसमें मॉल कल्चर को लोगों ने पहचान लिया है, और वो जानते हैं कि मॉल कल्चर धीरे धीरे आपको असहाय बना देगी।
तो जैसा आपने सवाल उठाया, समाजवादियों को अपने नीतिगत अभावों को देखना पड़ेगा। संसदीय लोकतंत्र समाजवाद का एक नया रिश्ता चाहिए। अभी तो उसमें विवाह विच्छेद की स्थिति हो गई है। अगर आप समाजवादी हैं तो चुनाव में आपकी कोई सफलता की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जात के खिलाफ बोलेंगे, भाषा पर बोलेंगे, दाम पर बोलेंगे। और अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो समाजवाद को कुछ देर के लिए बक्से में बंद करके रख दीजिए। इसी तरह से समता और संपन्नता के बीच में अगर समाजवादी संपन्नता के वकील बन के सामने आएंगे तो नई पीढ़ी स्वीकार करेगी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसको पेश करिए। आप कहीं समाजवाद को नहीं, स्थायी विकास, टिकाऊ विकास के बारे में सोचते हो ना, चाहते हो, बताओ कैसे करोगे? पर्यावरण का क्या समाधान है? कोरोना का क्या समाधान है? सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा और क्या हो सकता है? सामूहिक शिक्षा व्यवस्था के अलावा क्या हो सकता है? कितने बच्चे अशोका में और जिंदल में पढ़ पाएंगे, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जा पाएंगे? तब वो धीरे धीरे समझेंगे। ये धीरज हमको चाहिए नए तरीके से पुराने सवालों को सुलझाने का। धन्यवाद। कृष्ण जी, किशन जी, धन्यवाद। सर इजाजत है कोई पूछने की कुछ? सर हाँ जी जी पूछिए। आनंद सर नमस्कार, और मैं डॉक्टर विनोद कुमार हरियाणा से। नमस्कार विनोद जी। हाँ सर। सर प्रश्न है, जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रवाद और जो समाजवाद की हम लोग बात करते हैं, जैसे समाजवाद लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, रोजगार, इन सब की बात करता है, लेकिन जो राष्ट्रवाद की वर्तमान सिनेरियो में जो विचारधारा है धर्म आधारित, जिसको मैं कहूँ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, उसमें हमें लगता है कि समाजवाद कहीं राष्ट्रवाद के संदर्भ में टिक पाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। समाजवादियों का और मार्क्सवादियों का यही मतभेद था। आचार्य नरेंद्र देव का सबसे बड़ा जो योगदान था, राष्ट्रीयता और समाजवाद को उन्होंने एक दूसरे का पर्यायवाची बताया था। आज जो उपनिवेशवाद से पीड़ित दुनिया है, यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में, राष्ट्रीयता समाजवाद का वाहन है, उसका औजार, उसकी एजेंसी है। बिना राष्ट्रीयता के तो आप विखंडन की तरफ जाएंगे, फिर क्षेत्रीयता आएगी, जातीयता आएगी, सांप्रदायिकता आएगी। और जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद के बीच में रिश्ता बहुत कमजोर है। ये पाकिस्तान में साबित हो चुका कि पाकिस्तान में पहले धर्म के आधार पर अलगाववाद चला, उसके बाद भाषा के आधार पर आ गया, और भाषा के आधार पर जब अलगाववाद उठा तो उसी बांग्लादेश को बचाया नहीं जा सका, और आज पाकिस्तान में कई टुकड़े होने की संभावना हो गई। बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, पंजाब, सिंध, वो कहते हैं पाकिस्तान है कि पंजाब है। तो भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में समाजवादियों का जो योगदान था उसको ध्यान में लाने की जरूरत है। भाषा नीति समाजवादियों की राष्ट्रीयता के अनुकूल थी, जाति नीति राष्ट्रीयता को बनाने के लिए अनुकूल थी, नर नारी समता का सपना भारतीय राष्ट्रीयता को मजबूत करने का सपना है। लेकिन इसमें जो लोहिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश का योगदान है उसको नई पीढ़ी नहीं जानती है, और वो अपने कंफर्ट जोन में चली गई, क्षेत्रवाद में चली गई, प्रादेशिक राजनीति में चली गई। तो इसलिए समाजवाद और राष्ट्रवाद में परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है। धन्यवाद। अब अगर और सवाल नहीं है तो मैं सुधांशु जी से यह अनुरोध करूं कि इतने सारगर्भित वक्तव्य के बाद मुझे लगता है कि इसको बार बार सुना जाना चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, और ऑनलाइन संगोष्ठी में बहुत कम ऐसा होता है जहां कई 100-125 लोग एक साथ सुन रहे हों। ये भी एक दुर्लभ है। तो मुझे लग रहा है कि ये भूपेंद्र जी की स्मृति को प्रणाम करना चाहिए कि उनके नाम पर उस विश्वविद्यालय में, इस कॉलेज से और आयोजकों ने इसे जोड़ा। बहुत सार्थक बातचीत हुई है। और ये जो 2 सवाल आए, आलोक टंडन जी और एक मित्र ने जो सवाल किया है, तो उसके जवाब के रूप में भी विनोद जी ने हरियाणा से अच्छी बात। किशन जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन प्लीज। ओके, मेरा नाम राजेश है और मैं आनंद साहब को सुन रहा था। मैं अमेरिका से ही ज्वाइन किया हूँ, और एक बात इन्होंने बोला कि ट्रम्प इसलिए जीता कि
वो बोला कि इंडियन को नहीं आने देंगे, राइट। तो मैं बतला दूं कि मैंने ट्रम्प को वोट किया है और पूरा इलेक्शन कैंपेन में एक बार भी कहीं ऐसा नहीं सुनने को आया कि वो बोला कि हम इंडियन को नहीं आने देंगे। तो एक तो बात ये है, मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बोले कि अगर समाजवाद का नाम लेंगे तो इलेक्शन ही नहीं जीत पाएंगे, लेकिन यूपी में तो समाजवादी लोग जीत रहे हैं, बिहार में समाजवादी नहीं जीत रहे हैं, और लालू यादव और नीतीश कुमार कहीं न कहीं ये लोग समाजवादी का ही चेहरा थे। ऐसा क्या हुआ कि ये लोग दूसरा रास्ता पकड़ लिए? तो मैं थोड़ा इनसे जानना चाह रहा हूँ। आपको बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से जुड़े हैं। ये सुधांशु शेखर जी के लिए, किशन जी के लिए बड़े संतोष की बात है कि 7 समुंदर पार से भी कोई भाई इसमें जुड़े और संवाद में शामिल हुए। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे प्रचार में भारतीय और मेक्सिकन और ईरानी और चीनी और पाकिस्तानी सबके बारे में इशारा किया कि ये जो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, अर्ध कानूनी तरीके से रह रहे हैं, 2 लाख भारतीयों के बारे में भारतीय मीडिया में छपा है कि इनका निष्कासन अनिवार्य हो चुका है क्योंकि उन्होंने भारतीय होने के साथ ही अमेरिका में रहने की कोशिश की। लेकिन आप बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में ऐसी कोई आक्रामकता नहीं, तो ये हमारे लिए संतोष की बात है। लेकिन क्या होगा और वो एक चीज सर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इलीगल इमिग्रेशन है। कोई आपके घर में घुस जाएगा तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कभी लीगल लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। चलिए, तो ये स्पष्टीकरण हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा, आगे मैं सावधानी बरतूंगा। जहां तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जीतने की बात है, तो उसमें एम बॉय समीकरण चलता है, मुसलमान और यादव, लेकिन उसमें समाजवाद के बारे में कोई विशेष नीतिगत नव निर्माण की गुंजाइश नहीं है। सरकार में तो थे श्री अखिलेश यादव, लेकिन उनके कार्यकाल को समाज में संपन्नता और समता के बढ़ावे के लिए याद नहीं किया जाता, किसी और कारण से याद किया जाता है। और अब तो पिछले 2 चुनाव से लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भी कम सीटों पर ही जीत पा रहे हैं, और अपराधीकरण के साथ इनका नाम ज्यादा जुड़ता है समाजवाद की तुलना में। जहां तक उत्तर भारत की बात है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में ज्यादा अनुकूलता है। वहां सिद्धरामैया जी कर्नाटक में ज्यादा प्रखरता के साथ नवनिर्माण के काम की कोशिश कर रहे हैं। तो संभावना है, मैंने जैसा कहा कि इसमें अखिल भारतीय संगठन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी नाम की समाजवादी है, भारतीय भी नहीं, खाली उत्तर प्रदेश की हो गई। उत्तर प्रदेश में कुछ सीमित वर्गों की हो गई, जमातों की हो गई है, और उसमें अगर हमारे जैसे समाजवादी संतोष महसूस करेंगे तो वो एक तरह से अपने को गलतफहमी में डालेंगे। और जहां तक पूरे भारत की बात है, तो सारे देश में इस समय रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, दाम नीति को लेकर के, पंचायती राज को लेकर के एक सहमति बन रही है। उस सहमति का सदुपयोग करना समाजवादियों की चुनौती है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के साथियों का अनुभव भी काम आएगा, लेकिन सोचना तो पूरे भारत के पैमाने पर पड़ेगा, तभी भारत में समाजवाद का कोई भविष्य हो सकता है। धन्यवाद भाई। थैंक यू आनंद जी। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि 121 लोग जुड़े हुए हैं, तो सब लोग कुछ न कुछ क्वेश्चन करें, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। प्रणाम सर। ये नहीं, 121 लोग सब लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं हो पाएगा, उसे आज संपादित करना। हम लोग इसको फिर सीरीज में आगे भी चलाएंगे। और ये कोई बहन, किशन जी, कोई बहन कुछ कहना चाहती है, अपना नाम बताइएगा। प्रणाम सर, मैं मोनिका बोल रही हूँ और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। सर, मुझे सामाजिक पिछड़ापन और दलित चेतना पे बुक का नाम कुछ बता देते। अच्छा मोनिका, इसमें तो पहले आप भाई किशन कालजई जी का मोबाइल नंबर लीजिए। इन्होंने सब लोग में कई अंक निकाले, कई अच्छे लेख आए हैं, लेकिन जो आपको देखना है वो शुरू करिए। कर्पूरी ठाकुर पर भी एक अंक निकला है, कर्पूरी ठाकुर पर है, उसको आप पढ़ लीजिए। आपने बहुत अच्छे समय में सवाल पूछा है मोनिका जी। कर्पूरी ठाकुर की जीवन यात्रा से शुरू करिए, और उसके बाद ये जो काका कालेलकर का आयोग और मंडल आयोग, इसकी रिपोर्ट पढ़िए, तो इससे आपका प्रस्थान बिंदु शुरू हो जाएगा। और जो शेड्यूल कास्ट कमीशन की रिपोर्ट सालाना आती है, हर साल एक रिपोर्ट आती है अनुसूचित जाति आयोग की, अनुसूचित जनजाति आयोग की, उसको भी देखना चाहिए, जिससे कि जाति व्यवस्था का जो अंदर से एक विभाजन है,
शूद्र और अतिशूद्र का या दलित और पिछड़े का, उसको भी आप स्पष्ट कर सकेंगे। आपको हमारी शुभकामना। धन्यवाद सर। जी सर, मैं अजीत कुमार दिल्ली से एक सवाल करना चाह रहा था प्रोफेसर साहब से। जी 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 सर, मैं आपका बुलाना ही चाह रहा था। कृष्णा फाउंडेशन से हमारे अजीत कुमार सर जुड़े हुए हैं। अब मैं संचालक महोदय की अनुमति से उन्हें बुलाना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच दीपक भैया, जो कि मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, भूपेंद्र बाबू के आप पौत्र भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों से अनुरोध होगा कि जरूर 2 मिनट के लिए भी मुझे स्पेशली आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। और आनंद सर से कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछेंगे भी। धन्यवाद। मैं एक थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 2-3 जगह अपने ग्रुपों में डाल दिया था। दीपक जी से तो मेरा पर्सनल परिचय है, तो हमें खुशी हुई कि राजेश जी अमेरिका से ज्वाइन किए, कृष्णा फाउंडेशन से भी बहुत सारे सदस्य जुड़े, और प्राय देखा जाता है कि ऐसे कार्यक्रम में बहुत कम लोग जुड़ते हैं। तो 120 प्लस जुड़ने से हम मान सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था ये और रहा है। और मेरा एक सवाल है कि अभी जो भी नया जनरेशन है, तो समाजवाद को हम लोग जान रहे हैं कि आरजेडी भी बोलती है कि हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी तो बोलती है समाजवादी है, जदयू वाले भी बोलते हैं समाजवादी हैं। तो अभी नई जनरेशन को पता नहीं कि समाजवाद क्या है। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है कि समाजवाद क्या होता है। तो इस तरह से नई जनरेशन सारे लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, समाजवाद को बदनाम किया जा रहा है। तो इस दिशा में जो असली समाजवादी हैं वो लोग, उनका क्या रहेगा स्टेप, या कैसे आप इसको ये करेंगे, काउंटर करेंगे? देखिए अजीत जी, समाजवादियों में नए पुराने असली नकली का कसौटी तो काम होता है, और ये संकट सबका रहा। नरेंद्र देव जी को बेटा ऐसे जाओ, मार देगी, इधर से जाओ। जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले में अपनी पार्टी को खड़ा करना था। राम मनोहर लोहिया को जयप्रकाश नारायण जी के सन्यास के मुकाबले में अपनी पार्टी खड़ा करना था। तो इसमें समाजवादियों की कसौटी नीति और कार्यक्रम को लेकर के होगी। और अगर आज समाजवादी किसानों की मदद के लिए खड़े होते हैं, नौजवानों के लिए मदद के लिए खड़े होते हैं, महिलाओं की मदद के लिए खड़े होते हैं, तो उसमें फिर ये बात कोई माने नहीं रखेगी कि कौन समाजवादी नकली है, कौन असली है। तो कुछ एक नया रास्ता बनाने की जरूरत है जो व्यावहारिक हो। नई पीढ़ी उसको अपने साथ जोड़ेगी, और नई पीढ़ी के साथ समाजवादियों को जुड़ना पड़ेगा। जो कि अभी कहा आलोक टंडन जी ने कि हम पुरखों को तो याद करें, लेकिन उसमें आज के नौजवानों को भी ध्यान में रखें। ये दोनों संतुलन रखने से काम चलेगा। सर प्रणाम। सर मैं डॉक्टर अभय बोल रहा हूँ सर। प्रणाम सर। प्रणाम अभय जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी विगत वही हम समाचार में देख रहे हैं सर कि ट्रम्प जी का ये कहना है कि अमेरिका में जो है केवल 2 ही जाति के लोग रहेंगे, या तो मर्द और औरत। तो आप बताइए सर कि जो वहाँ पे थर्ड जेंडर रह रहा है वो मूल अधिकार से कैसे वो किसी को वंचित कर सकते हैं? फिर वहाँ समाजवाद की परिकल्पना कैसे हो पाएगी सर? देखिए, जो जेंडर का सवाल है, लैंगिकता का, इसको भारत विश्व के महिला आंदोलन ने और उसमें अमेरिकी महिलाओं का बड़ा योगदान है। ये चेतना जगाई है कि एक तीसरा जेंडर भी होता है, जो हमारी परंपराओं में दूसरी कहानी शिखंडी की है और बृहन्नला की है, और आज सारी दुनिया में इसको पहचाना जा रहा है। तो ट्रंप साहब अमेरिका की उस परंपरा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर औरतों को कहा गया कि अगर एक उसको कहा गया था एबॉर्शन राइट, प्रो एबॉर्शन और एंटी एबॉर्शन। तो एक वहाँ की समाज व्यवस्था में एक सोच का सिलसिला है जो थर्ड जेंडर को नहीं पहचानना चाहते हैं और एलजीबीटी को नहीं पहचानना चाहते हैं। इसमें कहीं कहीं चर्च का भी उनको समर्थन है। तो ये सवाल दुनिया का सवाल है और ये सवाल अमेरिका का भी सवाल है। अब देखिए क्या समाधान निकलता है, लेकिन उसमें समाजवादियों को जो वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक आधार पर ही अपने निर्णय को करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर। और कभी भी हम लोग आपके आशीर्वाद के लिए सदैव हम लोग तैयार रहेंगे सर। बहुत अच्छा लेक्चर था सर। सर मैं डॉक्टर मनीष कुमार सर, गोड्डा झारखंड से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे मन में कोई विचार आ रहा है सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए मनीष जी। सर समाजवादी का जहाँ तक मेरे मन में
एक छवि बना है, समाजवाद को चुनौती देने वाले में सबसे बड़ा है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो ब्रिटेन में कोई ऐसा सम्मेलन था, उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना लाई गई। तो मुझे लगता है सर, समाजवादी जो विचारधारा है वह प्रासंगिकता इसलिए खत्म होती जा रही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ला दी गई, और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद की मूल भावनाओं को प्रेषित किया गया, और योजनाओं, पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग के माध्यम से अंतिम कड़ी के लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। सरकार के द्वारा सब्सिडी दे करके, बिजली बिल माफ करके, या जो भी सरकारी सहयोग है राष्ट्रीयकरण के माध्यम से। तो क्या सर ये लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवाद एक दूसरे का समाजवाद को चुनौती दे रहा है, और इसलिए समाजवाद आज अप्रासंगिक होते जा रहा है? ऐसा मेरा सवाल है सर। नहीं मनीष जी, आपका सोच सही है। पूंजीपति वर्ग ने और मध्यम वर्ग ने समाजवाद के जो कई तात्कालिक प्रासंगिक पक्ष थे, जैसे 8 घंटा काम का हो, पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, आवास की नीति हो, इन सबको शामिल किया। तो ये समाजवादियों के लिए खुशी की बात है, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। समाजवाद समाज के नवनिर्माण का एक रास्ता है। जब नवनिर्माण हो गया तो उस रास्ते पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए समाजवादियों को जिस हद तक भारत में या अमेरिका में या यूरोप में या चीन और रूस में उनके सुधार रास्ते पर कुछ थोड़ा बहुत अधूरा आधा लिया जा रहा है, उससे संतोष महसूस करेंगे। लेकिन इस समय दुनिया के 193 देशों में सर्वोत्तम जीवन स्तर कहाँ पर है? वहां जहाँ सोशल डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि लोक कल्याणकारी नीतियां टिकाऊ नहीं होती हैं, वो खाली तात्कालिक राहत। तो राहत और नवनिर्माण में फर्क है। आपको कैंसर, हमको कैंसर की तकलीफ है और हमारा सिर में दर्द कर रहा है, तो कैंसर का इलाज करने की बजाय अगर आपने सिर दर्द की दवा दे दिया तो थोड़ी देर के लिए तुमको आराम हो गया, लेकिन असली रोग तो नहीं गया। तो ये जो मुनाफे की प्रवृत्ति है और शोषण की प्रवृत्ति है, इन दोनों के कारण लोक कल्याणकारी राज्य जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, आज सब जगह दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आज पूंजी नहीं बची है, बाजार में मंदी आ गई है। मंदी क्यों आ गई? क्योंकि आम लोगों की खरीदने की क्षमता घट गई। आम लोगों की खरीद की क्षमता क्यों घट गई? क्योंकि उनकी तनख्वाह में, उनकी आमदनी में टेक्नोलॉजी और बाजार की सुविधाओं के बावजूद बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जो बबल बर्स्ट हुआ अमेरिका में, इसमें एग्जीक्यूटिव सीईओ तो अपनी तनख्वाह बढ़ाता रहा, लेकिन साधारण कर्मचारियों की तनख्वाह वहीं ठहरी रही। तो न वो अपने मकान का इंतजाम पा रहे हैं, न शिक्षा का इंतजाम कर पा रहे हैं, न अपने इलाज का इंतजाम कर पा रहे हैं, और इसलिए एक मंदी का दौर आ गया है। तो मंदी का समाधान तो पूंजीवाद के पास नहीं है, और इस बात को बहुत पहले से समाजवादी जानते थे। फिर भी अगर लोक कल्याणकारी राज्य अपनी नीतियों को लागू करता रहेगा, उस हद तक समाजवाद की चमक कम होती जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्या एक और मुझे लगता है कि इस कन्वर्सेशन में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस डाला जाए बीएन मंडल साहब का कंट्रीब्यूशन का। तो अभी तक तो हम लोग को जो सुनने को मिला एज ए जनरल समाजवाद का बात सुन रहे हैं, बट अगर आप उस पर इम्फेसिस डालें, उनका कंट्रीब्यूशन का बात करें, तो आई थिंक मोर पीपल विल इंटरेस्टेड टू हियर। देखिए, श्री भूपेंद्र नारायण मंडल की चर्चा आज इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने जिस समय समाजवाद की राह बनाई, उस समय न तो चुनाव में जीत की उम्मीद थी, न लोकप्रियता की संभावना थी, न साधन उपलब्ध थे। मैंने बताया कि उस समय जो देश का सबसे बड़ा नेता, राष्ट्रीय आंदोलन का महानायक जवाहरलाल जी नेहरू थे, और उसी तरह के ऐसे लोकप्रिय नेता राजेंद्र बाबू वगैरह भी थे।
उनके मुकाबले में विकल्प की बात करना बहुत कठिन था। दूसरा, चुनाव का मोर्चा। आज तो आप एक नहीं तो नंबर 2 की पार्टी तो बन ही जाएंगे, बिहार में, यूपी में, कर्नाटक में। तब तो जैसे आपने अपने परिचय में बताया कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी एकमात्र सदस्य विधानसभा में थे लोहियावादी समाजवादियों के, एक अकेले 300 350 के हाउस में, और फिर भी टिके रहे, क्योंकि उन्होंने जन संगठन और जन आंदोलन की तरफ ध्यान दिया। तो समाजवादियों की पहचान ही हो गई थी, एक पांव जेल में एक पांव रेल में। वो लगातार चेतना प्रसार में लगे रहते थे और आंदोलनों की अगुवाई करते थे। तो उनकी शक्ति सत्याग्रह में थी। सत्याग्रही समाजवादी कहे ही गए। आज सत्याग्रह और समाजवाद का कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। कुल मिला के चुनाव का ही समीकरण बैठाने में सफलता और असफलता तय होती है। तीसरी बात, श्री भूपेंद्र नारायण मंडल उस पीढ़ी के नेता थे जिसने ज्ञान को महत्व दिया, शिक्षा को महत्व दिया। ये सब अति शिक्षित लोग थे। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज के पढ़े थे, जयप्रकाश नारायण अमेरिका के पढ़े थे, राम मनोहर लोहिया जर्मनी से पढ़ के आते, अच्युत पटवर्धन बीएचयू के पढ़े थे, राजेंद्र बाबू कलकत्ता के पढ़े हुए थे, जगजीवन बाबू कलकत्ता के पढ़े हुए थे। शिक्षा के बिना नेतृत्व करना बड़ा खतरनाक है। बंदर के हाथ में तलवार देने जैसी चीज हो गई। आज अपराधियों की कतार विधानसभा और लोकसभा में पहुंच रही है। चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन इनके पास दृष्टि नहीं होती है, समझ नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो मंडल जी का आज स्मरण 3 योगदान के कारण प्रासंगिक है। नंबर 1, उन्होंने समाज के वंचित तबके की राजनीति के लिए तात्कालिक सफलताओं को महत्व नहीं दिया, दूरगामी, दूर की मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। नंबर 2, उन्होंने अपने इर्द गिर्द नेतृत्व निर्माण के लिए ढेर सारे लोगों को प्रशिक्षित किया। उनके अंदर अपने परिवार को लेकर कोई खास आग्रह नहीं था। समाज के वंचित वर्गों में से आवाज पैदा की उन्होंने। और तीसरा, उन्होंने अपने ज्ञान बल पर, तथ्यों के आधार पर उस समय की सरकार यानी कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना की, समाजवादी दिशा बताई और लोगों को धीरे धीरे आकर्षित किया। इस हद तक आकर्षित किया कि 1967 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी। उसके बाद उन्हीं लोगों की बनाई जमीन पर जयप्रकाश आंदोलन चला। ये 77 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो श्री भूपेंद्र नारायण मंडल ज्ञान शक्ति के साथ साथ संघर्ष शक्ति या जनशक्ति और उसमें धीरज, अपार धीरज, इन सब का सुंदर समन्वय थे। ऐसे ही नेताओं की आज फिर जरूरत है। वक्ती सफलता के लिए बड़े सपनों को छोड़ देना हमारे लिए आत्मघाती है और वो हमें धीरे धीरे समाज से भी अलग कर देगा। आपने जो चर्चा की, मैं चाहूंगा कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में विश्वविद्यालय की तरफ से एक लेख संकलन बनाया जाए। वो इतने निस्वार्थी लोग थे कि उन्होंने अपना अभिनंदन नहीं कराया, अपना महिमा मंडन नहीं कराया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनको याद करें और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी वर्तमान में भारत में समाजवाद की स्थिति वर्तमान में देखा जाए तो काफी गंभीर चुनौती सर बनी हुई है। सबसे पहले सर, मेरे अनुसार जो मेरा व्यक्तिगत सोच है सर, कि जो वित्त मंत्री हैं हमारी भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उन्होंने ब्रांडिंग किया है जिम्मेदार पूंजीवादी राष्ट्र का। वो ब्राजील भी गए थी, बेंगलुरु के अधिवेशन में भी उन्होंने जिम्मेदार पूंजीवादी राष्ट्र की ब्रांडिंग करने का आह्वान किया है। तो यह सर अपने आप में एक बड़ा चुनौती है कि हम समाजवाद के जब जीएसटी खाद्य पदार्थ में जीएसटी लगता है, जो कि अब तक नहीं हुआ। हमने सर पहाड़िया जनजाति पर रिसर्च किया था जो विलुप्त के कगार पर है। तो मानवतावादी जो ये समाजवाद का दर्शन है सर, वह कहाँ पहुंच पाया, जो कि एक प्रजाति, एक जनजाति है
जो विलुप्त के कगार पर है। भारत के पीवीटीएस ऐसी स्थिति बनी हुई है, ना तो रोटी कपड़ा मकान किसी भी तरह से वह फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में समाजवाद सर पतन की ओर जा रहा है। उसके लिए अब हम लोग को, आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहिए? और भूपेंद्र जो हमारे जो नारायण मंडल हमारे चिंतक थे, उनकी प्रासंगिकता किस रूप में लागू हो सर, जमीन पर उतरे, इसके लिए सर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, आपके इर्द गिर्द चारों तरफ उदाहरण फैले हुए हैं। गांधी जी जब भारत आए तो उनके लिए विकल्प था कि वो बंबई में, अहमदाबाद में रह सकते थे, लेकिन वो चंपारण गए। चंपारण के बारे में गांधी जी खुद ही नहीं पता था, बाकी दुनिया को क्या पता होता। और फिर वो एक गाड़ी से गए, दूसरी गाड़ी से लौटे नहीं, 1.5 बरस वहीं रुके रहे। अपने तमाम परिचितों को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया। तो अगर आप सौरिया पहाड़िया के समाज के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे बहन मेधा पाटकर ने किया, वो रिसर्च स्कॉलर थी, वो गई बाढ़ और बांध को संबंधों का अध्ययन करने के लिए, वहीं नर्मदा में रुकी रह गई, लौटी ही नहीं। आज दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन की वो नायिका है। तो समाज में जहां पीड़ा है वहां पर मरहम लगाने वाले हाथ का स्वागत होगा और उधर बढ़ने की जरूरत है। अगर वहां नहीं जाएंगे समाजवादी और संसदवाद के दायरे में ही सीमित रहेंगे, चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, तो कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहेंगे, उनका तो विकास हो जाएगा, उनके परिवार का भी विकास हो जाएगा, लेकिन समाजवाद का कोई भला नहीं होगा और समाज का भी कोई भला नहीं होगा। धन्यवाद। और भी कोई लोग प्रश्न पूछना चाहते हो तो उनका स्वागत है, नहीं तो हम लोग थोड़ा दीपक भैया को जरूर हम 2 मिनट सुनना चाहेंगे। हम क्या बोलेंगे, बस हो गया, आप खत्म करिए। बहुत अच्छा लगा सुन करके। नहीं दीपक जी, आप अपने बाबा की कुछ यादें हम लोगों को बताइए। आप तो खुद देखे थे उनको, आप 95 में रहते थे आप लोग, हम लोग 98 में रहते थे, तो आप तो मिलते ही रहते थे उनसे। सर प्रणाम सर। मैं मुकेश कुमार पूछना चाहता हूँ सर। किन से? जी प्रणाम सर से। हम एक बात बताना भूल गए कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी जब दिल्ली में सांसद थे तो उस समय उनके सहयोगी बाद के प्रखर समाजवादी नेता किशन पटनायक जी भी थे। किशन पटनायक जी 1967 का चुनाव हार गए थे, उनके आवास की समस्या थी। मंडल जी को जो एक 2 कमरे का यूनिट मिला हुआ था अपने सहयोगी के लिए, वो उन्होंने किशन जी को दे दिया। किशन जी उसी में रहे जब तक मंडल जी राज्यसभा के सदस्य रहे, तब तक किशन पटनायक जी दिल्ली में भूपेंद्र नारायण मंडल जी की मदद से ही टिके हुए थे। तो भूपेंद्र नारायण मंडल जी के अंदर बहुत एक स्नेह था, इसीलिए मैंने दीपक जी से आग्रह किया कि बताएंगे कि किस तरह से इस तरह के बड़े नेता अपने परिवार के दायरे में तमाम समर्पित साथियों को शामिल मानते थे। तो उड़ीसा के किशन पटनायक भी उनके परिवार के सदस्य ही जैसे थे। धन्यवाद सर। मैं कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ समाजवाद के विषय में। जी सर, समाजवाद यह तो नहीं है कि किसी जातीय विशेष पर ही चर्चा की जाए। समाजवाद ऐसा तो नहीं है कि पूरे सभी जाति के लोग समाज में जुड़े हुए रहें। नहीं, वो तो जातिवाद हो जाएगा। अगर आप जाति विशेष को समाजवाद का आधार बनाएंगे तो वो जातिवाद हो जाएगा। समाजवाद में सर देखा जा रहा है कि हर जाति की बातें नहीं हो रही है। समाजवाद वही माना जा रहा है जिसमें शेड्यूल लेवल के लोगों को मतलब नहीं सर सुनिए सर, आप जो समाजवाद की बात कह रहे हैं, आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट उठाइएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि समाजवाद का सीधा मतलब ये होना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जातियां समान रूप से उनके सिद्धांत की परिपूर्णता हो, वो समाजवाद कहलाता है। और इसमें आप बनारस में देखेंगे कि अगर राजनीतिक रूप में देखिए तो मुलायम सिंह यादव के जो लड़के हैं, अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी, ये समाजवादी पार्टी से, ये ब्राह्मण के लिए भी लड़ रहे हैं, यादव के लिए लड़ रहे हैं, एससी के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो समाजवाद कोई एक विशेष जाति से नहीं है,
मैं सर ऐसा ये मैं सोच जानकारी में लेना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी नाम आपस रखने में से बात सर नहीं कीजिए, समाजवाद नहीं ना होगा। आपस में प्लीज बात मत कीजिए। जो भी प्रश्न संबोधित करना हो हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय से संबोधित कीजिए आप लोग। और मुझे लगता है कि अभी के समय में आदरणीय आनंद सर से बेहतर न तो आपको कोई विचारक मिलेगा, और सिर्फ विचारक ही नहीं, उसको जीने वाला भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उनसे आनंद सर पूछिए का ही डायरेक्ट। विचार ग्रहण जी करना चाहता हूँ सर, इसीलिए जी जी, मैंने उनसे आनंद सर पूछिए। से ही यह प्रश्न किया है। देखिए मुकेश जी, मैंने बताया आपको कि समाजवादियों की जो नीतियां थी और जी जी नीतियों के लिए कार्यक्रम, वो उनकी पहचान होती थी। तो जैसे भाषा नीति थी, तो भाषा नीति थी देशी भाषा लाओ, अंग्रेजी हटाओ। तो उसमें जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, चाहे जिस जाति के थे, उन सब के लिए एक बाधा थी अंग्रेजी का वर्चस्व। तो भाषा नीति में कोई जाति नीति नहीं थी। जाति में भी उन्होंने ये कहा कि जो वंचित जातियां हैं, और उसमें स्त्रियों को शामिल किया, हर जाति की औरत को उन्होंने वंचित माना, चाहे वो ब्राह्मण और राजपूत की घर की बेटी हो, और चाहे यादव या दलित के घर की बेटी हो, क्योंकि पितृ प्रधान सत्ता, पितृ सत्ता का समाज है, इसमें हर स्त्री असुविधाएं झेलती है। फिर जो दाम नीति थी, उसमें उन्होंने ब्राह्मण किसान और जाट किसान का फर्क नहीं किया, कि किसान को खेती का उचित मूल्य मिले, मुनाफा मिले। तो इधर जो चुनाव का समीकरण आया, उसमें कुछ जातियों को ऐसा लगा कि हमारा आपस का सहयोग होगा तो हम जीत जाएंगे, वो जीते भी। और उसमें समाजवाद का एक तरह से आवरण मिल गया। लेकिन समाजवाद तभी होगा जब वो पूरे समाज को संबोधित करेगा, किसी को छोड़ेगा। इसीलिए न्याय का जो तर्क है कि न्याय की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्याय कोई भी हो, किसी भी जाति का, लेकिन ज्यादातर अन्याय वही लोग करते हैं जिनके पास संपत्ति है, सामाजिक प्रभुत्व है, पारंपरिक वर्चस्व है। इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। सर अभी दीपक सर ने बताया कि एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी। वो प्लीज तो व्यक्तिगत कोई पार्टी पे चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्लीज वही आप आपने ज्यादा कहा सर कि अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी से आते हैं, समाजवादी की बात करते हैं। प्लीज आप दूसरे लोग कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज, नहीं तो अगर संचालक महोदय की अनुमति हो तो समय भी हो गया है तो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अब आप तो नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक सजेशन है कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा बनाया जाए ग्रुप, तो इसमें हमारे गजेंद्र प्रसाद हिमांशु साहब हैं, बहुत लोग जानते होंगे बिहार से, ये सब पुराने समाजवादी नेता हैं, तो उन लोगों को भी जोड़ा जाए तो उन लोगों से भी बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। जरूर जरूर, बहुत अच्छी सलाह है ये, आगे हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। वो लोग 84 इयर्स हैं, अभी आए थे अमेरिका, तो बैठ के कितना पुराना समाजवादी कहानी सब हम लोग को सुनाते हैं बैठा करके। तो इसीलिए मैंने बतलाया कि हाँ, अगर उन लोगों को जोड़े तो बहुत अच्छा होगा। जी, तो सुधांशु जी, अब आप। प्रणाम आनंद सर को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपसे सर हम मिल चुके हैं संत प्रकाश के साथ में, दिल्ली IAS भवन में, ITO। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी जी, आपसे सम्मानित हो चुके हैं हम सर। बहुत अच्छा बाबू। जी जी, मैं डॉक्टर आप भूपेंद्र नारायण मंडल जी की स्मृति में आज इस संवाद में जुड़े, बहुत खुशी की बात। अपना ख्याल रखिएगा। जी जी जी। प्रणाम सर। सर अंतिम जी, अब आप अंतिम 2 शब्द मैं बोल करके नहीं, 2 शब्द मत बोलिए प्लीज मनीष भैया, 2 शब्द आप क्यों बोलिएगा बेवजह? हो गया ना प्रश्न, प्लीज रुकिए ना। प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है। सुधांशु कुछ भी नहीं भैया, चुप रहिए प्लीज। अच्छा, चुप रहिए भैया। सुधांशु, धन्यवाद ज्ञापन कीजिए सुधांशु जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। सबसे पहले किशन सर के प्रति कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया, और इस कार्यक्रम के अंतिम घड़ी में मैं पुनः श्रद्धेय भूपेंद्र बाबू को नमन करता हूं,
और हमारे लिए गौरव की बात है कि उनके प्रयासों से ही मेरा महाविद्यालय जो ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय है वह भी मधेपुरा में स्थापित हुआ। और उनके प्रमुख सहयोगी हमारे कीर्ति नारायण मंडल जी, जो कि हमारे महाविद्यालय के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने पिता के नाम पर इस महाविद्यालय की स्थापना की। तो मैं कीर्ति बाबू को भी नमन करता हूं। और हमारा ये विश्वविद्यालय भूपेंद्र बाबू के नाम पर स्थापित है, यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और आज भूपेंद्र बाबू के जयंती के अवसर पर मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने भी हमारे इस भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय और हमारे ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई है। और इस कड़ी में ढेर सारे नाम हैं, लेकिन मैं उन सबों का नाम छोड़ते हुए सिर्फ एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहता हूं, और वो व्यक्ति हैं बिहार के आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिनके कार्यकाल में 1992 ईस्वी में हमारे भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। मेरे लिए यह खुशी की बात है आज हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे देश के जाने माने दार्शनिक, जाने माने समाजशास्त्री, जाने माने राजनीतिज्ञ, जिन्होंने कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में भी उन्होंने समाजवाद को जिया है। ऐसे प्रोफेसर आनंद कुमार सर हमारे साथ जुड़े, यह हमारे लिए व्यक्तिगत गौरव की बात तो है ही, हमारे महाविद्यालय और हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है। तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपका जो सहज सरल आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त है वह आगे भी कायम रहेगा और आपका मार्गदर्शन हम सबों को आगे भी मिलेगा। और जैसा कि आपने आज कहा है समाजवाद के बारे में, मुझे लगता है कि आपके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमारे कई साथियों ने प्रश्न उठाए, मैं उन सबों को भी धन्यवाद देता हूं। और मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि किसी भी संवाद की यही सफलता है, उसमें कितने प्रश्न अनुत्तरित रह गए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आए, ये उस संवाद की सफलता है। और समाजवादियों की एक यह भी कमी रही है कि इतना बड़ा आदर्श वो कायम कर देते हैं जो कि कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। हम लोग कार्यक्रम में भी एक ही कार्यक्रम में सोचते हैं कि हम सारे प्रश्नों के उत्तर और सारे आयामों पर बात उनसे सुन लें, ये संभव नहीं हो पाता है। तो लेकिन इतनी समय की सीमाओं में सर ने जिन चीजों को छुआ है, जिन चीजों की तरफ हमारा इशारा किया है, वो अद्भुत है, उन्हें हमें समझने की जरूरत है। और चूंकि समय कम रहता है तो ये भी एक खूबी है आपके लिए कि आप किस चीज को छोड़ देते हैं विमर्श के लिए। तो जिसको आपने छोड़ दिया सर, वो भी बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही टेक्निकली आपने छोड़ा है, तो बहुत अच्छा किया आपने। और जिन चीजों को आपने टच किया है वो बहुत ही आवश्यक था। तो मैं तो बहुत भाव विभोर हूँ आपको अपने बीच पाकर। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये सर का ये पूरा कार्यक्रम हम लोग YouTube पर भी डालेंगे, आप उन्हें भी सुनेंगे और उनकी किताबों को भी आप नेट पर सर्च करिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और समाजवाद का मूल्यांकन आप किसी एक दो व्यक्ति जिन्होंने कि अपनी पार्टी का नाम समाजवाद रख लिया है, समाजवादी रख लिया है, या जो अपने आप को घोषित कर रहे हैं समाजवादी, उनकी असफलताओं से आप समाजवादी विचारों की सफलता और असफलता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। समाजवादी विचार की असफलता और सफलता एक अलग बात है, समाजवादी पार्टी की असफलता और असफलता एक दूसरी बात है, और समाजवाद को तथाकथित रूप से जीने वाले लोगों की सफलता और असफलता एक तीसरी बात है। तो हम सबों को इस भिन्नता का भी ख्याल रखना चाहिए, आपस में ओवरलैपिंग करने से बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे कुछ बोलने से सर का जो वक्तव्य है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ये विकृति नहीं आ जाए, क्योंकि इतना अच्छा और इतना सहज सरल वक्तव्य है कि उसका अगर भाष्य हम लोग करेंगे तो उसमें कुछ क्या कहते हैं उसको
कमी ही लग जाए, वो एक दुर्गुण आ जाएगा, वो उसको सहज रूप में हमको ग्रहण करने की जरूरत है। उसके भाष्य की कोई जरूरत ही नहीं है, और उसका भाष्य अगर सर खुद किसी दिन करेंगे तब हम लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। हम लोगों को अभी क्षमता नहीं है कि हम उस पर प्रश्न उठाएं या उस पर भाष्य करें। आप ही सर किसी दिन एक दिन और हमारे बीच आइए, और आपने जो वक्तव्य दिया है उसके फिर हम लोग को विस्तार से सर बताइए, आपसे अनुरोध है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रधानाचार्य महोदय का भी, उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी, और उन्होंने समय भी दिया। मैं किसान सर के प्रति और विशेष रूप से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपने बड़े भाई, खास करके 2017 ईस्वी में जब से मैंने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में योगदान दिया है, तब से हमेशा उनका मुझे मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहा है। जब भी कोई भी अवसर रहता है वो हमेशा मुझे फोन करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, और एक तरह से अगर आप कहें कि मधेपुरा में मेरे लोकल गार्जियन की तरह हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आदरणीय दीपक भैया, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, और जो भी लोग आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप सबों के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में लगभग 125 लोग जुड़े, इसमें हमारी कोई भी प्रभुता नहीं है, यह सारी प्रभुता हमारे भूपेंद्र नारायण मंडल जी की है, और उससे भी अधिक समाजवादी विचारों का है, जो कि भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे लोगों में समाहित है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अध्यक्ष महोदय की और अपने मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करता हूं। आप सबों के लिए फीडबैक लिंक हम लोग अपने ग्रुप में डाल देंगे, और जिनको नहीं भी मिलेगा आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके उसे प्राप्त कर लेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू टू यू।